20 साल 25 साल मौलाना को पूरा टाइम दिए, मेरे घर वालों ने टाइम दिया, उनको टिकट मिलना चाहिए भाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को टिकट दिए। क्या तरीका है ये? तो प्योरली अनुकंपा हो गया। अब अनुकंपा में वो बच्चा उस लायक नहीं है और आप उसको एमएलए बना रहे हैं। कितने कॉलेजेस खोले उन्होंने, कितने हॉस्पिटल्स खोले, क्या किया उन्होंने इलाके के लिए? सिर्फ और सिर्फ अपना। ऐसे नेतागिरी नहीं होती है। आपको इलाके के लिए काम करना। अगर मिनिस्ट्री आपको दिया गया है तो आपके घर के लिए नहीं दिया गया है। जो बैनर वो नाम दिए सुरजापुरी, किसी सुरजापुरी लड़के को लड़ा है वो, या किसी सुरजापुरी लड़के को उन्होंने जगह दिया कि भाई ये लड़का बेहतर है, इसको हम लड़ाते हैं? उसका नाम तो चेंज होना चाहिए, खानदानी या धानुका फैमिली लड़ेगी सिर्फ। आप सुरजापुरी नाम दे के क्यों सुरजापुरी को गुमराह कर रहे हैं? हम और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अगर एमआईएम न्यूट्रल रहेगी, सेकुलर तरीके से काम करेगी, तो हम लोग को सेकुलर पार्टी में जाने में कोई दिक्कत नहीं। फंड मिलता है एमएलए एमपीज को, उसके अलावा भी अगर आप बोल पाते हैं तो उसके अलावा 10 गुना 100 गुना फंड आप अपने इलाके के लिए ला सकते हैं और इलाके को बेहतर कर सकते हैं। अब मम रह जाएंगे, चुप रहेंगे कि मुझे तो 5 करोड़ मिल ही रहा है साल का, उतना ही काम। अरे भाई 500 करोड़ आप ला सकते हैं। जैसे कुछ पार्टियां होती है ना कि पार्टी के दम पे हम इलेक्शन लड़े, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी पार्टी है वो वी केयर फॉर ठाकुरगंज के दम पे ठाकुरगंज का इलेक्शन लड़े। वी केयर फॉर ठाकुरगंज नाम से जो आप अभियान चला रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, किन किन इलाकों को कवर कर रहे हैं, कितने दिनों से चला रहे हैं? कि मैं अपने सब चीज़ पूरे सिलीगुड़ी में अच्छे अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा था, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आया। और पिछले 5 साल में मैं आपको बता दूं कि मैं लॉस में हूँ, प्रॉफिट में नहीं। आज हमारे साथ डॉक्टर आसिफ सईद साहब हैं। बिहार के किशनगंज ज़िले के ठाकुरगंज इलाके के रहने वाले हैं। दिल्ली के सफदरजंग, एम्स और बंगाल के नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी के ही नौटिया हॉस्पिटल, इन अस्पतालों में काम करने के बाद अब उन्होंने ठाकुरगंज शहर में, ठाकुरगंज टाउन में अपना एक अस्पताल खोला है जिसका नाम है नियाज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके अलावा ये सामाजिक काम भी करते हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं और वी केयर फॉर ठाकुरगंज नाम से एक मुहिम चला रहे हैं। उसके साथ ही महफिल मशवरा नाम से भी इलाके के लोगों के बीच, ठाकुरगंज क्षेत्र के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, इनका बैकग्राउंड, अभी जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर, और जो आने वाला चुनाव इसी साल 2025 में ठाकुरगंज में होने वाला है। जाहिर सी बात है इनकी गतिविधियों को देखकर लोगों के ऐसे सवाल हैं कि क्या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ये, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। और अगर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो उनका मिशन क्या है, किन चीज़ों पर काम करना चाह रहे हैं, इलाके के मुद्दों की समझ कितनी है, एक एक करके हर एक चीज़ पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके बैकग्राउंड पर ही आते हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई की और क्या कुछ छोड़कर आप अपने इलाके में ठाकुरगंज में आकर काम कर रहे हैं? देखिए, बेसिक तालीम तो मेरी जो है गांव से शुरू हुई, मदरसे से। उसके बाद कुछ दिन पटना में रहे, उसके बाद जो है हम अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में 14-15 साल रहे, जहाँ से हमने अपनी स्कूलिंग की, फिर +2 किया, फिर MBBS किया। उसके बाद 2012 में हमने अलीगढ़ AMU से MBBS करके AMU से अलीगढ़ MBBS छोड़ दिया। उसके बाद हम दिल्ली में डिफरेंट हॉस्पिटल में काम किए। फिर 2015 में हम जो है महाराष्ट्र चले गए और वहाँ से हमने MD किया एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। उसके बाद हम अपने ही इलाके को चुने और सिलीगुड़ी से शुरू किया। सिलीगुड़ी में जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है नियोटिया गेटवेल बोल के, वहाँ पे हमने क्रिटिकल केयर में काम किया। उसके बाद नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था और डिफरेंट जो सिलीगुड़ी के अस्पताल हैं वहाँ काम किए। लेकिन हालात आप देख ही रहे होंगे कि 2020-21 में जो कोरोना के हालात आए, उसको देखते हुए इलाके में हमारे ठाकुरगंज में कुछ ऐसा नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक नियाज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को खोला, जो कि 50 बेडेड है और सारी सुविधाओं से लैस है। वेंटिलेटर से लेके A to Z जो आपको सिलीगुड़ी और दीगर बड़े शहरों में मिलेगा, वो आपको ठाकुरगंज जैसी छोटी जगह में मिली है। कौन से साल में खुला है ये 2021 में खुला है और अभी ये 5वां साल रनिंग है। और इलाके के हालात को देखते हुए हम लोगों ने इसमें पिछले 6 महीने पहले गवर्नमेंट की भी जो स्कीम है आयुष्मान भारत, उसको भी कि इलाके के लोग इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सबको 5 लाख का कार्ड मिला हुआ है। तो ये स्कीम भी हमारे अस्पताल में शुरू हो चुका है।
इस स्कीम के तहत किस किस बीमारी का इलाज आपके अभी अस्पताल में हो पा रहा तो है? जैसे जनरल सर्जरी में गॉल ब्लैडर में पथरी, हर्निया, हाइड्रोसील, हड्डी का टूट जाना, ये भी है। उसके बाद बच्चेदानी में इन्फेक्शन या आपका कोई भी सेकेंड सिजेरियन, और भी जो दीगर चीज़ें जो गवर्नमेंट ने दे रखी है वो है। तीसरा है कि बच्चे का जो न्यूनेट्स हैं 0 से 13 ईयर्स तक, उनको भी मुफ्त इलाज है। ये सारी, और अभी आने वाले कुछ दिनों में मेडिसिन भी हो रहा है, और एक दो डिपार्टमेंट जुड़ रहे हैं। मेडिसिन में ये हो जाएगा कि डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। अभी डायलिसिस के चार्ज 1400 हैं जो पेशेंट पार्टी को पे करना पड़ता है, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत वो बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। ज़्यादातर जो लोगों की शिकायत रहती है अस्पतालों या निजी डॉक्टर या निजी अस्पताल या नर्सिंग होम से कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इलाके के लोगों को, या अननेसेसरी दवाइयाँ दे देते हैं, अननेसेसरी ऑपरेशन कर देते हैं। तो आपके यहाँ क्या अलग है? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, अस्पताल हमने सेवा के नियत से खोला है, कमाने के नियत से नहीं खोला है। आप इस चीज़ को आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि मैं अपने सब चीज़ पूरे सिलीगुड़ी में अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा था, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आया। और पिछले 5 साल में मैं आपको बता दूं कि मैं लॉस में हूँ, प्रॉफिट में नहीं हूँ। अच्छा। तो और हॉस्पिटल का एक चीज़ है कि हॉस्पिटल गलत नहीं करता है, क्वालिटी सर्विस देता है। और जो डॉक्टर्स हैं मोस्टली अलीगढ़ से हैं और आसपास के एरिया से हैं, और सब मतलब वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। तो थोड़ा बहुत तो चार्ज आपको लगेगा, लेकिन महंगा नहीं है। अगर आप उसको कंपेयर करें किसी बड़े शहर से, एक छोटे से शहर में आपको हम सब चीज़ दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा। क्योंकि अगर ठाकुरगंज में नहीं होता तो आप सिलीगुड़ी जाते, कहीं और जाते, उससे बहुत ज़्यादा आपका खर्च होता है। खर्च भी होता है, रिस्क भी बढ़ जाता है, सारा चीज़ है, इमरजेंसी के केसेस सारा में। चीज़ है। तो ये बताइए कि अभी जो आपके अस्पताल में आप इलाके के लोगों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जैसे आपने आयुष्मान भारत भी बताया, तो उसका थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए आसान भाषा में कि कोई अगर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहे तो क्या तरीका है, कैसे वहाँ तक पहुँचे? देखिए, सरकार ने तो एक मुहिम के तहत मतलब मास लेवल पे लोगों का कार्ड बनवाया है, जिसमें हम लोगों ने भी मदद की है। तो आपके पास कार्ड बनाया, सिंपल तरीका है कि आप कार्ड लेके अस्पताल जाइए, और आपको जो बीमारी है सरकार जो है आपसे प्रूफ मांगती है, मतलब हॉस्पिटल वालों से प्रूफ मांगती है कि वाकई ये जो बंदा 5 लाख का कार्ड लेके गया है और ये अस्पताल चोरी तो नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को प्रूफ चाहिए। जैसे आप एक साधारण एग्जाम्पल में ये समझें कि आप ट्रेन में चढ़ते हैं, वो भी सरकार का ट्रेन है, लेकिन पब्लिक को चढ़ने के लिए टिकट कटाना पड़ता है। सेम चीज़ है आयुष्मान भारत, जब आप में एडमिट होना चाहते हैं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को आपका एक्चुअल बीमारी का प्रूफ देना पड़ता है। उसके लिए आपको ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, दीगर चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन है वो करा लीजिए। उसके बाद आप ऑन बोर्ड हो जाइए, फिर आपका सारा चीज़ मुफ्त है। लेकिन हॉस्पिटल ने क्या किया कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड है वो वाकई कमज़ोर है, तो उसको हॉस्पिटल ने, जैसे डॉक्टर्स की फ़ीस 400 है, हमारे MDMS की फ़ीस उसको 200 कर दिया, आधा कर दिया, 50% कर दिया। जो इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस हैं, जो हॉस्पिटल को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता था, उसमें भी 30% कट कर दिया। 70% लेते हैं, 30% ऑफ है आयुष्मान कार्ड वालों के लिए। आपने बीच में बताया हॉस्पिटल नुकसान में चल रहा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या आपका ही नुकसान में या इन जनरल इलाके में यही हाल है? देखिए, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा हॉस्पिटल नुकसान में इसलिए है और मैं चला इसलिए पा रहा हूँ कि मैं और मेरी टीम बिल्कुल, आप समझिए कि बहुत मतलब हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है कि वो लोग ठीक है भाई, अभी जब होगा चलेगा तो पैसे लेंगे। नर्सिंग स्टाफ और दीगर दवाइयों का हर कोई अपना समझिए कि आपका बाकी रखे हुआ है तो चल रहा है और चलाना है। आने वाले वक्त में लोग समझ जाएंगे तो अच्छा चलेगा हॉस्पिटल। अच्छा, ये बताइए एज अ डॉक्टर आप जो सरकारी PHCs हैं, APHCs हैं और तरह के जो सरकारी अस्पताल हैं, वो आपको क्या लगता है आपके इलाके में, ठाकुरगंज इलाके में कैसी स्थिति में है? पर्याप्त है? ना, बिल्कुल। क्या कमी है उनमें? देखिए, जो चीज़ें होनी चाहिए ठाकुरगंज में, अब सिर्फ मैं ठाकुरगंज की बात कर रहा हूँ। ठाकुरगंज में CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट बैठना चाहिए, जहाँ पे एनेस्थेसियोलॉजी होना चाहिए, जहाँ पे बाकी चीज़ों का ट्रीटमेंट एडमिशन होके होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बुरा हाल है। अगर हमारे लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे नर्सेज मिलती हैं डॉक्टर की जगह। जितनी भी डिलीवरीज होती है डॉक्टर अटेंड नहीं करता, उसको नर्सेज करती हैं। अब इस चीज़ को आप बोलेंगे कि आप ये कैसे बोल रहे हैं, तो आप अपनी टीम को लेके कभी जाएं, इसमें एक स्टिंग ऑपरेशन करें तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है।
एक्चुअली में हमारे इलाके के जो रहनुमाई करते हैं, जो लीडरान हैं, उसमें उनमें थोड़ी कमियां हैं। कमी यह है कि उस चीज़ को वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं रहे। अच्छा। अगर उस पर अपनी नज़र बनाए रखें तो सिस्टम अच्छा चलेगा। अरे आप जाएंगे सरकार से, डॉक्टर्स मांगेंगे, थोड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। और जब सरकारी अस्पताल बेहतर होंगी तो प्राइवेट अस्पताल में इतना मतलब लोगों को इतना तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा, अपनी कमाई का पैसा प्राइवेट में खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब आपके सोशल वर्क पे आते हैं। वी केयर फॉर ठाकुरगंज नाम से जो आप अभियान चला रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, किन किन इलाकों को कवर कर रहे हैं और कितने दिनों से चला रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल में जब मैं हॉस्पिटल चलाया, इस दरमियान मुझे ये पता चला कि हमारे एरिया में लीडरशिप की कमी है। तो लीडरशिप में कमी होने के वजह से मुझे एक मुहिम शुरू करना पड़ा। ये स्टडी किया मैंने, पूरे मेरी एक टीम है जो 1.5 साल से गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, दीगर जगह, हर जगह घूम रही है। वो स्टडी करने के बाद हम लोग एक डिसीज़न पे आए कि हम लोगों को एक मुहिम चालू करना है, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। मतलब परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की। तो उसमें ऐसा है कि हम लोग 3 चीज़ों पे बेसिकली काम कर रहे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आप इस इलाके में आप भी बहुत ज़माने से हैं, देख रहे हैं कि एजुकेशन नहीं होने के वजह से हमारे इलाके के लोग, हमारे बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। हमारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे, उनका राइट्स क्या है उनको पता नहीं है। उनको अपने राइट के लिए कैसे फाइट करना है ये हम सिखा रहे हैं। तो हम ये 3 चीज़ों को लेके गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, हर किसी में जा रहे हैं। छोटी-छोटी सभाएं कर रहे हैं जिसका नाम दिया है हमने महफिल मशवरा। मतलब हम उनसे मशवरा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके ख़ानदान में क्या होगा, आपके इलाके में कितना बेनिफिट पहुंचेगा, आपका काम कितनी आसानी से हो सकता है। तो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरी बात को लोग समझ पा रहे हैं। जगह जगह मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ क्या होना है, जॉब्स कैसे मिलेंगी, आपके लड़कों का काम कैसे होगा। अब हम इस पे भी हैं कि देखिए, वो एक सरकार की भी मुहिम चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कुछ है। तो हम लोग उसमें भी हैं। उसमें मैंने ऐड ऑन किया है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। तो लोग इस बात से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, कि उनके घर में भी लड़के हैं और लड़कियां हैं। अरे भाई, जब लड़के के लिए आप दहेज नहीं लेंगे तो लड़की को क्यों दहेज देंगे। अब उस वजह से हमारे इलाके में मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सिर्फ दहेज देने के लिए मतलब बेटी को पढ़ा नहीं पाते और बेटे को भी नहीं पढ़ा पाते। एक एज के बाद बेटे को मैक्सिमम लोग देखिएगा कि दीगर में जगह पे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, कहीं कहीं भी अपने भेज देते हैं कि बेटा जाओ, बहन की शादी है। तो उससे बच्चा जो है पढ़ाई से महरूम रह जाता है। तो मैं जगह जगह लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि आप जो है दहेज से हटिए, ये मेहमान नवाजी को ख़त्म कीजिए, खान पान को थोड़ा कम कीजिए, और अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो अगर बच्चा आपका, बेटा आपका पढ़ लेगा तो बेटी भी अगर पढ़ लेगी, तो जब भी आप उसका रिश्ता कराएंगे तो आपको दहेज से रिश्ता नहीं कराना पड़ेगा, आपको इल्म की ताकत से लड़का आपको अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल। शादियों में फिजूल खर्ची और दहेज तो इलाके का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने इसको लेकर कुछ महीने पहले ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था। तो आपको क्या लगता है, इसमें कई बार प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, महिलाओं को हत्या भी हो जाती है, तो इसका कुछ, इस मुहिम का कुछ असर आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ लोग, हाँ, मतलब लोग आपकी बातों को क्या सुन रहे हैं? हाँ, लोग सुन रहे हैं, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कि जो बात मैं बोल रहा हूँ। तो लोग हमसे प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छा उनको मैं उनके सामने जाके मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक तो सुरजापुरी लड़का मैं भी हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपके ही बच्चे की तरह मैं भी हूँ, मैं कहीं तो आसमान से नहीं टपका। तो जब मैं आपके बीच ये बात आके रख सकता हूँ, ये ऐसा तो नहीं है कि मैं नॉर्मल तरीके से रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक अच्छे इदारे से पढ़ाई की है, चीज़ों को समझा है, और जब मैं वेल इस्टेब्लिश हो गया तो मैं आपके बीच आके आपको समझा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, सेहत का ख्याल रखिए, सही जगह जाके ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि देखिए, हमारे इलाके में क्या होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाते हैं और वही बीमारी बढ़ के कैंसर का रूप ले लेती है। बहुत तरह के किडनीज खराब हो जाते हैं। आप देख रहे हैं डायलिसिस के मरीज कितने बढ़ गए। तो ये भी चीज़ मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि आप इसको समझें और अपना ट्रीटमेंट वाले, थोड़ा पेट में दर्द हुआ इमीडिएटली भाई रश करें, बेहतर सरकारी डॉक्टर्स को दिखाएं, नहीं होता है प्राइवेट में कम फीस में दिखाएं,
लेकिन दिखाएं और एक्चुअल बीमारी का पता करके आप उसका इलाज कराएं कि आने वाले वक्त में आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। तो ये बताइए, रोज़गार के बारे में भी आपने बताया, तो रोज़गार को लेकर आपको क्या लगता है, इसका समाधान क्या है? एक तो मुहिम आप चला ही रहे हैं कि लोग पढ़ें और अच्छे नौकरियों में जाएं, लेकिन क्या इलाके में रोज़गार जनरेशन का कुछ आपके आइडियाज़ हैं? देखिए, ठाकुरगंज क्या है, इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, धीरे धीरे फैक्ट्रीज लग रही हैं। और फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है कि मैं फैक्ट्रीज में डिफरेंट फैक्ट्रीज में मैं गया तो मैंने ये देखा कि सुरजापुरी लोकल लोगों को उन लोगों ने जॉब में नहीं रखा है। अच्छा, जो नई फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। जी जी जी। अच्छा। पर जब मैं उनसे डिस्कस किया तो आप यकीन जानिए कि उनको ये टर्म पता ही नहीं है कि सुरजापुरी लोकल कुछ है। मतलब जो सरकारी फैक्ट्री है ये नहीं, प्राइवेट फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री लेकिन आप भाई हमारे इलाके में कर रहे हैं तो हमारे इलाके के लोगों को तो रखेंगे ना। हाँ। वो कहाँ जाएंगे? हाँ। आपके यहाँ बाहर से आ रहे हैं और हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो बेहतर है कि हमारे इलाके के लोगों को आप जॉब दें। ऐसा तो नहीं कि हमारे इलाके में लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, +2 नहीं किया है या लेबर का काम नहीं कर सकते, आप दीजिए। लेकिन आपने क्या किया है कि कुछ लोगों के वजह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोगों ने इसमें कुछ सेटिंग कर रखी है और जो जिनके बाप दादा आके ठाकुरगंज के आसपास या गलगलिया के आसपास आके बसे हैं या उन लोगों ने अपने 20 साल 25 साल 50 साल पहले उनके गार्जियन लोग यहाँ जॉब किए, वो बस गए, उन लोगों को ये नौकरी दे रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में लोकल हैं, जिनके बाप के परदादा भी यहीं थे, खेती यहीं होती थी, उनको पता ही नहीं कि लोकल एक्चुअली में वो उस दिन जब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम अपने मालिक से बात करेंगे, हम 50% लोकल सुरजापुरी को जॉब में रखेंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोकल लोगों को नौकरी मिले, इस पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे चल के जितनी भी लगेगी, जो भी फैक्ट्रीज लगेगी, और मुझे नहीं लगता कि एक मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूँ या इससे किस फैक्ट्री में आपकी बात हुई है ऐसे? मैं अभी फिलहाल गया हूँ उसमें रीगल फैक्ट्री में जो है। अच्छा। और देखिए, जॉब के लिए क्या है कि जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो सिर्फ रीगल फैक्ट्री नहीं, जो हिंदुस्तान में जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, हर जगह मिलेगा। तो उसके लिए एजुकेशन को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि शिक्षित होना ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद नौकरी बहुत इजी है। जो आप ये महफिल मशवरा चला रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, तो किस किस तरह के मुद्दे ठाकुरगंज में निकल कर सामने आ रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर मैं आपसे इस पर डिस्कशन करूं तो बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा। लोगों के जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मैं बताऊं, कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में गया, स्कूल के बराबर से एक नदी बह रही है, नेजागज गांव है, नदी बह रही है, वहाँ एक बाउंड्री की ज़रूरत है क्योंकि स्कूल है और सामने बच्चे तो कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जिनको कराना चाहिए वो करा ही नहीं रहे। तो उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया, इमीडिएटली उस पर काम करने का, मतलब जो सरकारी अफसरान ने आश्वासन दिया कि हम लोग काम कराएंगे। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं 1 2 3 क्या 100-125 मुद्दे, हज़ारों आ गए हैं मेरे पास कि मैं आपको कैसे बयां करूं कि क्या क्या मुद्दे हैं। अगर आप पुलिया तो नॉर्मल चीज़ है, सड़कें जो बन रही हैं, जो एक्चुअल में जो मटेरियल लगना चाहिए वो लगता नहीं है, जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वो होता नहीं है, और जो कुछ बोले, थोड़ी बहुत जो चीज़ें बोलता है उसको कुछ पैसे दे के वो ठेकेदार और वो इंजीनियर सब मिली भगत से काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी हम अपनी बात रख रहे हैं और रखने पे ये असर दिख रहा है कि काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है। जो नेपाल का बॉर्डरिंग इलाका है, खासकर दल्ले गाँव वगैरह, वहाँ से हमने कई बार खबरें भी की कि वहाँ के बच्चे स्कूलिंग के लिए भी नेपाल के स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का बड़ा दिक्कत उस इलाके में रहा है। उसको लेकर कुछ आपने अब तक किया है? देखिए, दल्लेगांव में क्या हुआ कि दल्लेगांव बिल्कुल कटा हुआ है, एक मेची नदी के वजह से कटान की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ के लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और जो आपका जॉब है, इसकी वजह से वो वंचित है। तो ये सब चीज़ों को लेके जो दीगर पहले के लीडरान थे, उन्होंने कुछ कुछ काम किया है, जिससे मुझे थोड़ी सा आसानी हुई कि मैं प्रॉपर जगह जाके इसको हिट किया। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं दीपक जी, मैं RWD के हैं वो, वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात किया और इसके बारे में पूरा मेरी 50 मिनट्स उनसे गुफ्तगू हुई और इस चीज़ को उन्होंने संज्ञान में लिया। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे पेशेंट मरते हैं, कैसे बुज़ुर्ग मरते हैं, कैसे बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, कैसे लोगों की ट्रेनें, फ्लाइट्स सब छूट जाती हैं, सिर्फ एक नाव के भरोसे चलते हैं। रात में तो लोगों को
उधर ही रह जाना पड़ता है। तो जब इस सारा गुफ्तगू के बाद उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया, अब किनको उन्होंने फ़ोन किया, कैसे किया, तो हम लोगों ने देखा और वहाँ के लोगों ने भी ये चीज़ देखा कि ऑन द नेक्स्ट डे टीम पहुँची है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही वो 5-6 पिलर के वजह से काम रुका हुआ है। तो जो DPR बनना है वो भी शायद बन रहा है, 2-3 हफ्ते में काम शायद शुरू हो जाएगा। तो ये वाला सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो इलाके को लेकर इतना आप इस तरह के लोगों से मिल रहे हैं और एक तरीके से पंचायतों में जाकर मिल रहे हैं और अभियान भी चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव लड़ने का सोच रहे होंगे। देखिए, अगर कोई बेहतर लीडर हम वी केयर फॉर ठाकुरगंज को नहीं दिखेगा तो जाहिर सी बात है मैं या मेरी टीम में से कोई लड़ेगा। अच्छा, अगर कोई आपकी टीम में से एक कैंडिडेट रहेगा? हाँ, ठाकुरगंज में इस बार हमारी टीम में से रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर बेहतर कैंडिडेट सामने है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा। अगर हमारी टीम को लगा कि कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं है हमारी टीम के बाहर, तो हमारी टीम इलेक्शन लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें 100% है कि टीम इलेक्शन लड़ेगी। किस पार्टी से? क्योंकि आपका नाम बीच में जनस्वराज की लिस्ट में भी था, जनस्वराज वालों ने एक लिस्ट जारी किया जिसमें आपका नाम था। मुझे तो नहीं पता जनस्वराज में तो कहीं भी मैं ऐसा नहीं है कि हाँ प्रशांत किशोर जी आए थे तो उनको लेके कुछ बातें हुई थी, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पुराने ताल्लुकात। आपकी मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर से? हाँ, मेरी मुलाकात सारे लीडरान से हुई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रशांत किशोर से। आप जिनका भी नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं मैं मिला हुआ हूँ, हर किसी से बात चल रही है। और अभी हाल फिलहाल हम हमारे बिहार के राज्यपाल साहब हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, इलाके को लेके बहुत लंबी गुफ्तगू हुई। उसमें उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सीमांचल का जल्दी ही दौरा करेंगे और जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ हम लोग बैठ के फिर जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे बैठ के हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या कमी और कैसे दूर की जा सकती है राज्यपाल साहब के सामने। अब तक आप लोगों ने मतलब कोई पार्टी डिसाइड नहीं किया है कि आपकी टीम के लोग जो भी लड़ेंगे वो किस पार्टी से लड़ेंगे या किसी पार्टी? देखिए, हम लोग ऐसा है कि वी केयर फॉर ठाकुरगंज को हम लोग इतना मजबूत कर रहे हैं कि जैसे कुछ पार्टियां होती है ना कि पार्टी के दम पे हम इलेक्शन लड़ें, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी पार्टी है वो वी केयर फॉर ठाकुरगंज के दम पे ठाकुरगंज का इलेक्शन लड़े। क्या होता है कि अब ठाकुरगंज के कैंडिडेट में ही दम नहीं है और पार्टी में दम है, उसके भरोसे आप कैंडिडेट जीत रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो लोकल लीडर हो वो मजबूत हो, वो इस लायक हो कि विधानसभा में गरज सके, अपनी चीज़ों को छीन सके, वहाँ से नए नए जो मतलब एक फंड मिलता है MLA MPs को, उसके अलावा भी अगर आप बोल पाते हैं तो उसके अलावा 10 गुना 100 गुना फंड आप अपने इलाके के लिए ला सकते हैं और इलाके को बेहतर कर सकते हैं। अब मम रह जाएंगे, चुप रहेंगे कि मुझे तो 5 करोड़ मिल ही रहा है साल का, उतना ही काम। अरे भाई, 500 करोड़ आप ला सकते हैं अगर बंदे में आपका दम होगा, लड़का अगर मजबूत होगा, तो जो चेयर पे बैठे हैं और जो शासन कर रहे हैं उनमें भी ये उनको भी हाथ जोड़ना पड़ेगा कि नहीं यार वो सही बोल रहा है, वहाँ ज़रूरत है, वहाँ फंड दो। और ठाकुरगंज का ये इतिहास भी रहा है कि वहाँ समाजवादी पार्टी से भी जीते हैं लोग, लोजपा से भी जीते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि बड़ी पार्टी से ही लोग जीते हैं। मतलब एक बदलाव का वहाँ पे बदलाव, लेकिन मजबूत आदमी चाहिए और थोड़ा बहुत वोकल हो जो बोल पाए। हमारे यहाँ के क्या है लोग, बस क्या बोलूँ मैं, मतलब देखिए हम लोग को हर तरह से वेल ऑफ है, लेकिन क्या है कि वी केयर फॉर ठाकुरगंज लाने की वजह है कि लोगों को थोड़ा जगाएं, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो पब्लिक हो या गांव के हमारे बाप चचा हो, हर किसी को हमें जगाना है कि जागो, मतलब इलाके के लिए लड़ो। हमने एक साथ में जैसे फाइट फॉर राइट होता है ना कि जो आपका राइट है आपको पता होना चाहिए, तो हमारे इलाके के लोगों को हम उनका राइट बता रहे हैं कि तुमको क्या क्या राइट है। मतलब वो समझते हैं कि यार ये सरकार का काम है। भाई आप एक मेरे इलाके का आदमी या पूरे हिंदुस्तान का आदमी एक चॉकलेट भी खरीदता है तो टैक्स गवर्नमेंट को देता है। बिल्कुल। आटा, गेहूँ, तेल कुछ भी खरीदते हैं टैक्स देते हैं। तो सरकार अगर रोड बना रही है या हॉस्पिटल दे रही है या आपको आयुष्मान कार्ड ही दिया है तो आपका ही पैसा है। आप ये मत समझिए कि वो सरकार का पैसा है। हमारे इलाके के लोगों में गलतफहमी है कि ये सरकार का पैसा है। नहीं साहब, ये आपका पैसा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लीडर ऐसा जाए विधानसभा में या लोकसभा में कि जो बोले अपने इलाके के लोगों के हक को वहाँ से छीन के लाए, पैसा वहाँ से ज़्यादा लाए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सके। सिर्फ आप उसको जो एक फंड मिलता है उसी में खामोश है। अरे भाई लड़ो, वहाँ बोल के अपना हक लेके आओ, क्या दिक्कत है आपको? आपने कहा कि अगर कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं दिखेगा
तो आपकी टीम से कोई लड़ेगा। जी तो जरूर। जितने एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन हैं आपके यहाँ के, वो तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे ही, उनमें से कोई आपको दिखता है बेहतर? सर अगर दिखता तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता आपके मतलब सामने, नया ही होगा वो। मुहिम क्यों चलाता? जो कैंडिडेट होगा वो नया ही होगा, ये है ऑब्वियस है। Existing देखिए जो ऐसा है, पूर्व विधायक लोग हैं उनमें से किसी को सपोर्ट नहीं देखिए करेंगे। पूर्व विधायक कुछ लोग क्या है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, दिन में कुछ रात में कुछ, अच्छा। उनको एक पार्टिकुलर धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा है कि एक उनके बाप दादा थे कुछ, तो सर आप उनको टिकट मिल गया, उनका कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं, कहीं मेहनत नहीं, कुछ नहीं। जैसे अनुकंपा में नौकरी लगी कि बाप का इंतकाल हो गया तो बेटे को नौकरी मिल गई, ऐसे नहीं होना चाहिए जी। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अपने एरिया के लिए, ये जो भी आला अधिकारी पार्टी में बैठे हुए हैं या जो भी चीज़ को देख रहे हैं, वो इस चीज़ पे ठाकुरगंज में इस बार आप बिल्कुल ना करें। ठाकुरगंज क्या पूरे सीमांचल में ना करें कि फला का बेटा है तो हमको उसको टिकट देना है, भले ही वो गूंगा है कि बहरा है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो बेटा है। तो अब ठाकुरगंज को मैं जगा रहा हूँ और ठाकुरगंज की पब्लिक इस पे काम करेगी कि जो बेहतर कैंडिडेट है उसको वोट देगी, पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं करेगी। क्योंकि आपने इन नेताओं के बारे में कहा, तो अब एक एक करके हम नाम लेते हैं। आप इधर उधर घुमा के नहीं, आप डायरेक्ट बताइए कि किसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। अभी जो आपके वर्तमान विधायक हैं राजद से, सऊद आलम साहब, जो पूर्व जो मरहूम मौलाना असराउल हक साहब यहाँ के सांसद भी रहे किशनगंज के 2 बार, उनके बेटे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? घुमा घुमा के नहीं, अब डायरेक्ट नाम लेके पूछते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जब उनको टिकट मिला, कोई आप उनका नाम जानते थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जानते थे क्या कि मौलाना साहब का बेटा कोई सऊद साहब है? तो मैं तो खैर जानता था, पब्लिक जाने नहीं जाने में तो। आप अगर पब्लिक की ओपिनियन लेंगे, नोबडी नोज। जी। जो लोग मौलाना के साथ काम किए, 20 साल 25 साल मौलाना को पूरा टाइम दिए, मेरे घर वालों ने टाइम दिया, उनको टिकट मिलना चाहिए भाई। अच्छा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को टिकट दिए। क्या तरीका है ये? तो प्योरली अनुकंपा हो गया। अब अनुकंपा में वो बच्चा उस लायक नहीं है और आप उसको एमएलए बना रहे हैं। और हमारे एरिया में गलत, मैं उसी चीज को जगा रहा हूं कि भाई खुद जगो, अगर लड़का या जो भी कैंडिडेट है वो आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है कि नहीं। वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ किसी पार्टी से उसको, आप कश्मीर का हालत देखिए, एक लड़का वोकल है, पूरे विधानसभा को हिला के रखा है कि नहीं? कौन? आम आदमी पार्टी से वो लड़का जीता है, मेहराज, तो उसने सिंगल लड़का पूरे विधानसभा को हिला के रखा है। तो ठाकुरगंज में भी लड़के हैं, अकेले के दम पे पूरा विधानसभा क्या पूरा बिहार हिला के रख सकते हैं, लेकिन उसको आपको चुनना पड़ेगा। चलिए, उनसे जो पहले पूर्व विधायक मंत्री भी रहे, नौशाद आलम साहब, लोजपा से जदयू से जुड़े रहे, उनके बारे में क्या ख्याल है? अब वो तो देखिए सेहत उनका साथ नहीं दे रहा है, और दूसरा ये है कि जब वो अपने कार्यकाल में रहे तो जो चीज़ें उनको करनी थी ठाकुरगंज और सीमांचल और पूरे बिहार में, वो माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे, माइनॉरिटी के इतने कॉलेजेस खोलने थे उनको ठाकुरगंज में कि लोग उनको एंसेस्ट्रल नेता मान लेता कि हमारे गांधी हैं, ये ठाकुरगंज के गांधी हैं। अच्छा। कितने कॉलेजेस खोले उन्होंने, कितने हॉस्पिटल्स खोले, क्या किया उन्होंने इलाके के लिए? सिर्फ और सिर्फ अपना। ऐसे नेतागिरी नहीं होती है, आपको इलाके के लिए काम करना। अगर मिनिस्ट्री आपको दिया गया है तो आपके घर के लिए नहीं दिया गया है, आपको बेहतर करना चाहिए इलाके के लिए, क्यों नहीं किया? तो आपके हिसाब से उन्होंने मतलब अपने कार्यकाल मेरे हिसाब से तो नहीं किया। अगर करते तो मैं ये नहीं बोलता। हालांकि हमारे फैमिली से बहुत अच्छा रिलेशन है उनका, हमारे छोटे पापा के दोस्त भी हैं, लेकिन देखिए काम बोलता है, अगर करते तो मेरी ज़बान नहीं बोलती। उनसे पहले विधायक रहे, समाजवादी पार्टी से जीते थे, गोपाल अग्रवाल साहब, जो पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट भी लड़े, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए वो लोग एक जो हमारी सुरजापुरी कम्युनिटी है उसको वो इनकैश करते हैं, ठीक है, उनको गुमराह करते हैं। वो वक्त निकल गया अब, लेकिन कुछ सुरजापुरी मोर्चा कुछ चला रहे थे उनके वालिद साहब ताराचंद धानुका जी। लेकिन उसमें एक चीज़ आप गौर कीजिए कि वो लड़े पता नहीं ज़माने तक, चलिए ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया, वो जीत गए, फिर उनका हारने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन कभी जिस जो बैनर वो नाम दिए सुरजापुरी, किसी सुरजापुरी लड़के को लड़ाया वो, या किसी सुरजापुरी लड़के को उन्होंने जगह दिया कि भाई ये लड़का बेहतर है, इसको हम लड़ाते हैं? उसका नाम तो चेंज होना चाहिए, खानदानी या धानुका फैमिली लड़ेगी सिर्फ। आप सुरजापुरी नाम दे के क्यों सुरजापुरी को गुमराह कर रहे हैं? अच्छा। ये तो गुमराह हुआ ना भाई।
मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोलिए। नहीं, कोई कि अगर नाम आप टैग दे रहे हैं ऐसा, जैसे मैं वी केयर फॉर ठाकुरगंज दिया हूं और मैं लड़ाऊंगा अपनी टीम से बहादुरी के लड़के को। आप नहीं, बात कोई को अगर समझिए। आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसमें बुरा क्या है? तो वो तो मेरे लिए कहाँ कर रहा है भाई, वो तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है ना। हाँ, मतलब ताराचंद जी लड़े, उनका बेटा लड़ा, क्या उस टाइम कोई एरिया में आदमी नहीं था कि सुरजापुरी लड़का जो उनके बेटे की जगह ले सकता था? उनको क्यों नहीं जगह दिया उन्होंने? उनको तो सुरजापुरी लड़के को लड़ाना चाहिए ना। जब सुरजापुरी वर्ड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सुरजापुरी को क्यों नहीं लड़ाया? और सिर्फ कोई अग्रवाल क्यों लड़ेगा भाई? कोई मोहम्मद क्यों नहीं लड़ेगा? कोई कुमार क्यों नहीं लड़ेगा? कोई सिंह क्यों नहीं लड़ेगा? कोई गणेश क्यों नहीं लड़ेगा? तो ये तो हुई चुनाव लड़ने की बात। उनका कार्यकाल कैसा रहा जो एक टर्म वो रहे विधायक? भाई लोग परेशान हैं, अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ एक विधायक और उनकी फैमिली के चक्कर क्यों, में। क्या ऐसा हुआ है? बहुत लंबी दास्तान है। आप इस पे एक आपका पूरा पॉडकास्ट का टाइम चला हाँ पूरा चले जाएगा उसको डिटेल में अगर ऐसे। आप चलिए जाएंगे। इस पे अलग से बात करेंगे। और उनसे थोड़ा पीछे जाते हैं, उनके आपके यहाँ के विधायक डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब भी रहे हैं, जो अभी वर्तमान में किशनगंज के सांसद हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में ठाकुरगंज में कैसे देखिए ये शायद 20 साल तक हुआ, तब हम लोग छोटे थे अच्छा, तो ज़्यादा वो भी नॉलेज रहे, नहीं उनके है। पिता भी रहे, तो लंबा कार्यकाल ठाकुरगंज में रहा पूरे परिवार का। देखिए डेवलपमेंट तो क्या हुआ है सबके नज़र में है अच्छा, ना। लेकिन अभी जावेद साहब एक्टिव हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सांसद बनने के बाद सांसद बनने के आपका बाद ख्याल है इस कि बार अच्छा तो कर रहे हैं? हाईली एक्टिव हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि नहीं अब नाउ। बेहतर है। मतलब विधायक ठाकुरगंज के विधायक जब थे तब बेहतर नहीं थे, अब बेहतर है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा था उस टाइम। अच्छा, तो उस वक्त का उतना उस पीछे वक्त नहीं का जा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो 20-25 साल में मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके वालिद साहब और उनका तो मुझे उतना, लेकिन अभी जो वो सांसद बने हैं तो बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सकते। पिछले दिनों में जो लोकसभा चुनाव भी लड़े और दो नेता हैं के एमआईएम के, जो बिहार के सदर हैं अख्तरुल साहब, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सब सही है अपनी जगह। वो वोकल हैं, बोलते हैं अपने जहाँ के एमएलए हैं वहाँ काम करा रहे हैं। अच्छा, वो काम करा रहे, नो डाउट। वो उनमें है कि वो छीन के ला सकते हैं। अच्छा। मुजाहिद साहब भी वही है कि छीन के ला सकते हैं। तो ठाकुरगंज में एआईएमआईएम इतनी कमज़ोर जो है अब तक क्यों है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, कैंडिडेट उन्होंने बेहतर नहीं कैंडिडेट अच्छा सेलेक्ट कीजिए, ऑब्वियसली यू विल विन और यू विल बी इन द रेस। किया। आपको अगर मौका दे तो आप एमआईएम की तरफ जाना चाहेंगे? देखिए कोई भी हम और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अगर एमआईएम न्यूट्रल रहेगी, सेकुलर तरीके से काम करेगी, तो हम लोग को सेकुलर पार्टी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट से हम लोग थोड़ा बचते हैं, क्योंकि हमारा और हमारे साथ जो टीम जुड़ी हुई है वो हर धर्म हर जाति से बिलोंग करती है, ना कि सिर्फ मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सबको लेके चल रहे हैं। तो एमआईएम से भी आप दूरी बनाए रखेंगे? कोई दूरी और नज़दीक, मैं तो कह रहा हूँ कि एमआईएम भी अगर सेकुलर तरीके से काम करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए जाते जाते अब ये जानना चाहेंगे कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोगों से क्या वादा करेंगे? 3-4 मोटी मोटी चीज़ें जिसको लेकर आपके चुनाव का मेन एजेंडा जो रहेगा उसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए हमारे इलाके के लोग थाना से परेशान रहते हैं। मैं थाना में ज़ीरो करप्शन कर दूंगा। पहला चीज़, कोई भी जाएगा तो मैं बिल्कुल, कोई भी थाना अध्यक्ष अगर किसी भी काम के लिए गलत पैसा लेता है या पैसा लेता है या अपने आदमी छोड़ के रखा है, तो अगर हम लोगों को कुर्सी मिलती है तो समझ लीजिए कि वो दिन आखिरी होगा कि थाना अध्यक्ष अपनी सैलरी के अलावा कोई पैसा लेगा। सेम चीज़ ब्लॉक में, अगर सर्किल ऑफिसर या बीपीआरओ या बीडीओ या डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके अधिकारी बैठते हैं, अगर बाहर से पैसा लिया अंडर टेबल, ये चीज़ हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए हमारे इलाके के लोगों का ज़्यादातर पैसा ये अधिकारियों को पैसा देने में खर्च हो जाता है, अपनी ज़मीनें बचाने के चक्कर में, अपने लड़ाई झगड़े बचाने में, और भी दीगरान कोई एक सर्टिफिकेट बनाते हैं उसके लिए पैसा। ये सब क्यों? सरकार तो उन्हें पैसे दे रही है, आपको क्यों देना भाई? हमारे जो क्या बोलेंगे पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिए कि नॉर्मल लोगों का अगर पैसा ही आप बचवा देते हैं वही उनके लिए बेहतर है। एक छोटा सा काम के लिए क्यों पैसा देंगे भाई आप?
क्यों ब्लॉक में जाके पैसा देंगे, क्यों रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा देंगे, क्यों आप जाके थाना में पैसा देंगे, डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में क्यों पैसा देंगे? कहीं भी कोई भी काम तो आपको सरकार मुफ्त कराएगी ना। लेकिन मजबूत अगर लीडर आ जाता है तो ये सारी चीज़ें बंद होंगी। और अगर बंद होगी, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि हम लोग आ गए या वी केयर फॉर ठाकुरगंज का अगर कोई बंदा आ गया तो वो कुछ बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करके वही हम लोगों का जेब भरवा देंगे कि वो पैसे बचा के वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें, अपने सेहत का ख्याल रख सकें। जब बच्चे पढ़ लेंगे तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी। और रही बात जो ये छोटे मोटे काम है, ये पुल पुलिया रोड ये वो, ये तो देखिए आप अगर सख्त होंगे तो ये पुल पुलिया क्या कॉलेजेस भी आपके एरिया में आएंगे। वो आपको छीन के लाना है सरकार से, वो आसानी से नहीं आएगा। आपको बार बार सीएम विजिट करवाना पड़ेगा, बार बार जो जिस मिनिस्ट्री के लोग हैं उसको आपको बुलाना पड़ेगा। आप पिछले दौर में अगर आप जाएं, कितने लोग आपके ठाकुरगंज में आए, कभी आपने विजिट ही नहीं करवाया, कभी आपने सिर्फ फोटो खिंचाना। अरे साहब फोटो का तो टाइम आएगा ही, जब आप काम करेंगे तो फोटो ऑटोमेटिकली खींच जाएगा। लेकिन मेरा ये है कि काम कीजिए, वो सारे मिनिस्टर्स को आप अपने एरिया में बुलाइए। आप हमको ये मैं बता रहा हूँ कि एरिया में जब जाइएगा तो नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ, लोगों की 10 एकड़ 20 एकड़ गरीबों का ज़मीन ख़त्म हो गया। क्यों नहीं आप उसमें एक 50-20 इंची का एक मोटा सा वॉल कंक्रीट का डाल दिए कि उसके बाद कोई ज़मीन नहीं कटेगा? किसी का ध्यान ही नहीं है, सोचते ही नहीं इस पे। लेकिन ये काम विधायक करा पाएगा? ये तो पूरा जो WRD विभाग है, तो भाई आप उनको जब बताइएगा, इस तरह का बजट आएगा तब तो विधायक के हाथ में क्या है इस तरह का? अरे भाई विधायक तो छीन के ला सकता है ना। जब आप उसको दिखाइएगा, उसको लेके आइए, जो भी मिनिस्टर होंगे, जो भी इस चीज़ के अधिकारी होंगे, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के IAS ऑफिसर होंगे, वो जब आके आपका देखेंगे कि हाँ भाई जो भी MLA होंगे या जो भी कि दिखाएंगे कि एक्चुअल में ऑन द स्पॉट दिखाना है आपको कि ये परेशानी है, क्यों नहीं करेंगे भाई? वो भी तो करना ही चाहते हैं, वो तो नहीं चाहते हैं कि हम नहीं करें, वो भी तो वेलफेयर का काम ही करने के लिए बैठे हैं। तो फंड तो जनरेट होता है, आपको कराना पड़ता है कि ये रोड कट रहा है इस नदी के वजह से, लोगों का खेत खत्म हो रहा है इस नदी के वजह से, तो भाई उसमें परमानेंट इलाज कीजिए ना। आए दिन जब बाढ़ आती है, नेता पहुंच गए, 200-500 का मूड़ी दे दिया, कुछ और दे दिया, पब्लिक खुश। अच्छा, कमी हम लोगों में है, हम पब्लिक में है कि आपको बिकना नहीं है। आप नेता से वो मूड़ी मत लीजिए, बोले मेरा पहले अगले साल जब बाढ़ आएगा तो ये कटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम दिखना नहीं इधर। इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज बेकार है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आसिफ सईद साहब। तमाम चीज़ों पर बात हुई और इन्होंने लगभग इशारा कर ही दिया है कि इनका जो मुहिम चल रहा है वी केयर फॉर ठाकुरगंज, उसके तरफ से, या ये खुद भी ठाकुरगंज से ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? हर एक चीज़ पर बात हुई, अपना ओपिनियन, अपना कमेंट ज़रूर दें कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और इंटरव्यू अगर सही लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।